जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 जनवरी 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में हमारे देश भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारे देश भारत का यहाँ पर रहा है 85th पोजीशन, यानी कि 50वें स्थान पर रहा है हमारा देश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी रिपोर्ट आपके सामने आए तो मुख्य रूप से आपको 4 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहली चीज क्या है कि उस पार्टिकुलर रिपोर्ट में किसका स्थान रहा। दूसरी चीज कि वह रिपोर्ट किसने जारी की, तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसके डेटा के आधार पर जारी किया गया। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि ये जो रिपोर्ट है वह किस आधार पर जारी किए गए, यानी कि किन संकेतकों के आधार पर जारी किया गया। तो जो हमारे देशों के पासपोर्ट होते हैं उन पासपोर्ट की सहायता से आप कितने अन्य देशों की बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं उसके आधार पर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये हमारी तीसरी चीज हो गई। और चौथे पॉइंट में आपको टॉप 3 कंट्रीज के बारे में ध्यान रखना है। टॉप 3 नहीं याद रख सकते तो कम से कम एक देश का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर नंबर 1 पोजीशन पे रहा है जापान, दूसरे स्थान पे रहा है यहां पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पे 2 देश रहे हैं, एक है जर्मनी, दूसरा है दक्षिण कोरिया। तो देख सकते हैं आप, अगर आपके पास में जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। और सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है, तो सबसे कमजोर है अफगानिस्तान देश का। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर आप सिंपली सर्च करेंगे केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को किस दिन पहली बार पेपरलेस तरीके से पेश किया जाएगा? तो जो हमारा बजट होता है वह 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और इस बार का बजट इसलिए खास होगा क्योंकि हमारे बजट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब बजट को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, यानी कि ये जो बजट है वह प्रिंट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये प्रस्तुत होगा 1 फरवरी को। अब यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे बजट के डॉक्यूमेंट प्रिंट होते हैं वह नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंट किए जाते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट है उसी के पास में आपको नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सारे भवन भी मिलेंगे। तो नॉर्थ ब्लॉक में जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर बजट को हमारा प्रिंट किया जाता है। और बजट सत्र जब हमारा शुरू होता है तो उसके पहले एक हलवा समारोह होता है, यानी कि हलवा बड़े पैमाने पे बनता है और सभी को ये वितरित किया जाता है। तो इस बार हलवा समारोह का जो आयोजन है वह भी कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। अब अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान में बजट शब्द का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जहां पर आपको बजट शब्द देखने को मिलेगा। हाँ, हमारे संविधान में एक है अनुच्छेद 112, यानी कि आर्टिकल 112, और इसमें बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है, यानी कि जो हमारे केंद्र सरकार के खर्चे होंगे अगले एक वित्तीय वर्ष के लिए, उसके लिए यहाँ पर बजट का प्रावधान किया गया है जिसका जिक्र है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। तो इतने चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 2021 को प्रकाशित होने वाली पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है हमारे चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी जी ने। तो बहुत ही जाने माने हमारे यहाँ के चुनाव आयुक्त रहे थे SY कुरैशी जी, और इन्हीं के द्वारा अभी पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब इस किताब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अंदर ये भावना बना दी गई है कि जो परिवार नियोजन होती है वह इस्लाम के खिलाफ है, यानी कि इस्लाम में इसके ऊपर रोक लगाई गई है कि परिवार नियोजन के जो नियम हैं या जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वह इस्लाम धर्म अलाउ नहीं करता है। तो इसके ऊपर, यानी कि ये जो एक मिथ है, इसके अलावा
मुस्लिमों के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि उनका मुख्य रूप से भारत में ये लक्ष्य है कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएंगे और उसके बाद में जो राजनीतिक शक्ति है भारत में, यानी कि अगर आबादी ज़्यादा होगी तो हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा और इस तरीके से राजनीतिक स्तर पर हम लोग भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ये दो धारणाएं हैं मुस्लिमों को लेकर के, और इसी धारणाओं को तोड़ने के लिए यहाँ पर किताब लिखी गई है S.Y. कुरैशी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था गेजिंग ईस्टवर्ड नाम की पुस्तक के बारे में, जिसे अभी इतिहासकार रोमिला थापर जी ने लिखा है। राइट अंडर आवर नोज, इसे RBI के महानिदेशक R. गिरधरन जी ने लिखा है। और मेकिंग ऑफ ए जनरल एंड हिमालयन इको नाम की जो पुस्तक है, इसे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने लिखा है। तो ये पुस्तकें भी आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जनवरी 2020 में किस राज्य में पहली बार आइस क्लाइंबिंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन होगा लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में आपको मिलेगा लेह जिला, और लेह जिले में आपको मिलेगी नुब्रा वैली, यानी कि नुब्रा घाटी। तो यहीं पर 7 दिनों के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आइस क्लाइंबिंग महोत्सव ये आपके लद्दाख में होगा। और लद्दाख में ही मैंने आपको बताया था कि जो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट है, उसका भी आयोजन किया जा रहा है लद्दाख में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहीं पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे आपके फरवरी में, उनका आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। तो आइस हॉकी टूर्नामेंट और जो आपके यहाँ पर विंटर गेम्स हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जनवरी 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के संभावित भंडारों की खोज की है? तो अभी इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय आपको कोलकाता में मिलेगा। और अभी इन्हीं के द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर आपको मिलेगा एक जिले का नाम है पापुन। तो पापुम जिले में जो आपके पेलेयो प्रोटोजाइक काल के हमारे चट्टाने हैं, उनमें यहाँ पर वैनेडियम की खोज की गई है। सॉरी। तो वहां पर आपके वैनेडियम की खोज की गई है। अब वैनेडियम ये हमारा एक एलिमेंट होता है, और इसका मुख्य रूप से उपयोग जो हमारे स्टील के बने हुए पदार्थ होते हैं या फिर टाइटेनियम के बने हुए पदार्थ होते हैं, उनको और मजबूत बनाने में किया जाता है। तो भारत में वैसे बहुत ज़्यादा वैनेडियम के भंडार नहीं है। अगर हम लोग दुनिया में वैनेडियम के भंडारों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा भंडार आपको पड़ोसी देश चीन में मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका इसमें दूसरे स्थान पे है, और रूस यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा, वैनेडियम के जो संभावित भंडार हैं, वह अभी अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजे गए हैं। जनवरी 2020 में किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले फायर पार्क को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। किसने? उड़ीसा की सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत के पहले फायर पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। अब ये फायर पार्क है क्या? तो आग के बारे में, या जो हमारी आग होती है उसके सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो मुख्य रूप से जो हमारे स्कूलों या कॉलेजेस के छात्र होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाएगा, यानी कि वह लोग पार्क में आएंगे और जो भी हमारे फायर सेफ्टी मेजरमेंट हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा CM के द्वारा जो 16 फायर से जुड़ी हुई सेवाएँ हैं, उनके लिए अग्निशमन सेवा प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है उड़ीसा राज्य में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी राजधानी मैंने आपको बता ही दिया, भुवनेश्वर में है। CM यहाँ के हैं नवीन पटनायक। 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने संचालन के कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो इसने अभी पूरे कर लिए हैं 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में जो हमारी फसलें होती हैं, उनके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। कब? 13 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर ये योजना है क्या? तो देखिए, जो हमारे किसान होते हैं, इनके द्वारा फसल उगाई जाती है, और जाहिर सी बात है कि अगर किसान फसल को उगा रहा है तो कई बार स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल हो जाती हैं, और बारिश ज़्यादा हो गई, या मान लीजिए बाढ़ आ गई, या इसके अलावा सूखा पड़ गया, तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं, उसमें किसानों की फसलें हो जाती हैं बर्बाद। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले की 2 योजनाएं थीं, उनको समाप्त करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और इस फसल बीमा योजना का मुख्य रूप से लक्ष्य था कि जो हमारे किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, उन फसलों को बर्बाद होने से रोका जाए।
यानी कि अगर उनकी फसलें बर्बाद हो जा रही हैं तो फिर इसके बदले में जो हमारे किसान हैं उनको एक सहायता राशि दी जाए। तो इसके अंतर्गत जो हमारी खरीफ की फसल होती है उसके लिए 2% का प्रीमियम देना होता है, रबी की फसल होती है उसके लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है, और जो हमारी कॉमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर की फसलें होती हैं उनके लिए 5% प्रीमियम देना होता है। लेकिन कई बार जो ये हमारी योजना है उसकी आलोचना भी होती रही है, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम दिया जाता है वह हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कि जो किसानों को यहाँ पर बीमा के बदले मिलने वाली राशि है उससे ज़्यादा उनको प्रीमियम देना पड़ता था। तो इसीलिए इसकी कई बार आलोचना भी हुई थी, और इसी के मद्देनज़र दिसंबर 2019 में जो हमारी केंद्र सरकार है उनके द्वारा एक समिति गठित की गई थी, और उस समिति का ये काम था कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसकी समीक्षा की जाए। तो समिति के अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये लॉन्च की गई थी 13 जनवरी 2016 को, और अभी इसने अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं। भारत बायोटेक ने किस देश को कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसकी आपूर्ति के लिए प्रेसिसा मेडिकमेंटोस के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है ब्राजील देश को कोवैक्सीन देने के लिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा हमारे देश में निर्मित 2 वैक्सीन को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। एक वैक्सीन हमारी है भारत बायोटेक के द्वारा विकसित, जिसे हम लोग कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं, और एक बनाया है हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसे हम लोग कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। तो पहले आप दोनों वैक्सीन का नाम ही याद रखेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है ये इन्होंने एस्ट्रेजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर के बनाया है। तो हमारे देश में 16 तारीख से इन वैक्सीन का जो टीकाकरण है यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी, और पहले चरण में जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या फिर फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन दी जानी है। तो बहुत सारे दुनिया के देश हैं जिनके द्वारा हमारे यहाँ की वैक्सीन की मांग शुरू हो गई है, और उसी क्रम में एक देश है ब्राज़ील। तो इसीलिए इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील की बात करते हैं तो राजधानी आपको ब्राजीलिया में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है रियाल, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जेर बोल्सोनारो। जनवरी 2021 में किस देश की सरकार ने मेगा सिटी नियम के तहत द लाइन को विकसित करने की घोषणा की है? तो यह एक सिटी होगी, और इसे विकसित करने की घोषणा सऊदी अरब की सरकार के द्वारा की गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने यह कहा है कि वह एक शहर बनाएंगे। कहां पर? तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये हमारा है सऊदी अरब, और सऊदी अरब का ये जो पश्चिमी वाला एरिया है यहाँ पर सऊदी अरब की सरकार के द्वारा लाइन नाम से एक सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अब सिटी के बारे में खास बात यह है कि यह एक प्रकार की लाइन की तरह होगी, यानी कि 170 किलोमीटर लंबी यह सिटी होगी, जिसको $500 बिलियन की लागत से सऊदी अरब की सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। अब इस सिटी की खास बात क्या होगी? तो ये जो सऊदी अरब सरकार की सिटी होगी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ना तो आपको रोड मिलेंगे, ना तो आपको कोई गाड़ियां मिलेंगी, और ना यहां पर किसी भी प्रकार के कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो एक प्रकार की अविश्वसनीय सिटी का निर्माण यहां पर सऊदी अरब की सरकार के द्वारा किया जाना है, और इसका जो निर्माण कार्य है लगभग मार्च महीने से शुरू भी हो जाएगा। अब सिटी किस प्रकार की होगी उसका भी मैप आप यहां पर देख सकते हैं। तो जो हमारी सिटी होगी वह आपकी 3 लेयर में होगी। किसमें? 3 लेयर में इस सिटी का निर्माण किया जाएगा। जैसे ये आपका सबसे ऊपर वाला लेयर होगा, और ऊपर वाले लेयर के ऊपर ना तो आपको कोई रोड मिलेगा, ना तो आपको यहां पर कोई वाहन देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से इस पर आपको पैदल यात्री मिलेंगे, और पैदल यात्री के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे साइकिल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो घर वगैरह होंगे वह भी आपको यहाँ पर थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा इनविजिबल लेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो हमारे मेन घर होंगे या जो अन्य क्रियाकलाप होंगे या जो आपकी दुकानें वगैरह होंगी वो सारी आपको सेकेंड लेयर में मिलेंगी। इसका नाम दिया गया है सर्विस लेयर। तो बाकी सारी एक्टिविटी आपको इस लेयर में देखने को मिलेंगी, और जो यहाँ पर तीसरा लेयर होगा ये हमारा होगा स्पाइन लेयर। स्पाइन लेयर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अन्य गाड़ियाँ या फिर मुख्य रूप से ट्रेन देखने को मिलेंगी। ट्रेन का मतलब है यहाँ पर आपकी हाइपर लूप चलेंगी। हाइपर लूप से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बहुत ही तेज स्पीड वाली हमारी पॉड ट्रेनें चलेंगी, और
सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप इन 170 किलोमीटर की लंबी सिटी में किसी भी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो मात्र 20 मिनट में वहां पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है सऊदी अरब की सरकार का, जिसके अंतर्गत यहां पर द लायन सिटी को विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम आप ध्यान रखेंगे तो प्रोजेक्ट का नाम है मेगा सिटी नियोम, और इस प्रोजेक्ट की घोषणा वैसे की गई थी 2017 में। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत अब जाकर के द लायन नाम के शहर को विकसित करने की घोषणा की गई है। सऊदी अरब की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको रियाद में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है रियाल और यहाँ के राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के दूसरे बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जो आपका दाइश बैंक एजी है ये आपके जर्मनी का बैंक है और इसी के ऊपर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। तो बस आप सिंपली यही ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग दाइश बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मिलेगा। तो ये आप जर्मनी देश की लोकेशन देख सकते हैं। जर्मनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे यूरोप महाद्वीप का एक देश है और बहुत सारे देशों के साथ में ये सीमा बनाता है और कई बार आपकी परीक्षाओं में इससे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, जर्मनी आपके डेनमार्क के साथ में सीमा बनाता है, यहाँ पर आपका नीदरलैंड है, यहाँ पर है बेल्जियम, फिर आपको यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा लग्जमबर्ग है, फिर यहाँ पर आपको फ्रांस मिलेगा, नीचे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा पोलैंड। तो ये आपके 9 देश हैं जिनके साथ में जर्मनी सीमा बनाता है। राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी आपको मिलेगी बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन में आपको राजधानी मिलेगी। और जरा नीचे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि ये जो बर्लिन वाली दीवार थी ये गिरी कब थी? डेट के साथ में आपको ईयर भी बताना है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी। मुद्रा यहाँ की है यूरो, चांसलर यहाँ की एंजेला मर्केल जो कि सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर है। फुटबॉल के इतिहास में एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम दर्ज किया? तो ये रिकॉर्ड बना दिया है पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस समय जो आपके यूईएफए यानी कि यूरोपियन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के जो आपके टूर्नामेंट हो रहे हैं कहां पर? यूरोप में। उसी दौरान जुवेंटस फुटबॉल क्लब के जो खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके नाम 759वां गोल किया गया और इसी के साथ में ऑस्ट्रिया और चेक के जो पूर्व खिलाड़ी थे जोसेफ विकन, इनके रिकॉर्ड की बराबरी की गई है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, जिस प्रकार से हमारा क्रिकेट होता है, क्रिकेट आप देखेंगे कि एक हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, एक हमारा होता है प्रथम श्रेणी का क्रिकेट। उसी प्रकार से अगर हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल भी आपके 2 लेवल पर खेला जाता है। एक तो हमारे क्लब फुटबॉल होते हैं और एक हमारे फुटबॉल होते हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के। तो यहाँ पर जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पे आ गए हैं। और अगर हम लोग इन गोलों की बात करें तो यहाँ पर हमने आपके जो क्लब के गोल होते हैं या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर गोल होते हैं उन दोनों को काउंट किया है। तो दोनों को मिला करके इन्होंने अब तक 759 गोल कर दिया है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेला जाता है उसमें सबसे ज्यादा गोल किसने किया है, तो वह रिकॉर्ड है कनाडा के क्रिस्टीन सिंक्लेयर के नाम पे। इन्होंने अभी तक कुल मिलाकर के 186 गोल किया है। कितने? 186 गोल किया हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ समय पहले हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल क्लब के लिए, यानी कि एक फुटबॉल क्लब की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाले भी खिलाड़ी बन गए थे। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो अभी आपका ग्लोबल सॉकर अवार्ड दिया गया है उसमें इन्हें फैन फेवरेट खिलाड़ी का भी पुरस्कार दिया गया, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार मिला है। किसका? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया। जनवरी 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 5वें राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 का वितरण किया गया? तो इसका भी वितरण किया है हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब यहां पर पुरस्कार किसे मिला है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पुरस्कार हमारे 3 कैटेगरियों में दिए गए। पहली कैटेगरी है सबसे बेस्ट अस्पताल का, तो इसके लिए पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिला अस्पताल को।
किसको? जम्मू कश्मीर जो रियासी जिला है वहाँ का जो जिला अस्पताल है उसको 50 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया। पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो केंद्र सरकार की जो ग्रुप ए के लिए 1000 बेड और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पुरस्कार है वह आपको यहाँ पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिला है। फिर जो हमारी तीसरी कैटेगरी है उसमें आपके एम्स भुवनेश्वर को पुरस्कार मिला है। तो इसको कौन सा मिला? तो इसको बेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पुरस्कार मिला है बी कैटेगरी में। किसमें? बी कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। ए कैटेगरी में इसको मिला और बी कैटेगरी में एम्स भुवनेश्वर को पुरस्कार मिला है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी आइए जान लेते हैं। तमिलनाडु की जो सरकार है उसने राज्य के स्कूली छात्रों को 2 GB मुफ्त डाटा देने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री हमारे हैं नितिन गडकरी। तो इनके पास में 2 मंत्रालय हैं, एक तो है रोड हाईवे और परिवहन मंत्रालय, दूसरा आपका है MSME मंत्रालय। तो अभी इनके द्वारा जो KVIC है यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग है उनके द्वारा विकसित किए गए खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया गया है। गोवा राज्य की सरकार के द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की गई है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। तो ये बस आपके पॉइंट वाइज सवाल हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग गुजरात राज्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो गुजरात की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी गांधीनगर में। कहाँ पर है? गांधीनगर में इसकी राजधानी है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल इसके हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में यहाँ पर 26 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ से 182 सीटें हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के कौन है? तो विक्रमनाथ मुख्य न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय आपको मिल जाएगा अहमदाबाद में। राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो ब्लैक बक, गिर और वंसदा के साथ साथ कच्छ राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा। मंदिर की बात करते हैं द्वारिकाधीश और सोमनाथ का मंदिर आपको मिल जाएगा। आर्द्र भूमियों की बात करते हैं तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी। पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो पोरबंदर, नल सरोवर, नलिया ग्रासलैंड, कच्छ रेगिस्तान, थोल झील और खेजड़िया पश्चिम बिहार आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात के बारे में। अब आइए गुजरात से जुड़े हुए हम लोग करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं और बहुत सारे आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पिछले साल गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं। तो उसमें आप पहले ध्यान रखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है उसको खोलने की घोषणा गुजरात राज्य में की गई है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस का नवीनीकरण करने का जो सिस्टम है उसको मंजूरी देने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। पीएम मोदी के द्वारा विश्व का जो सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है इसकी आधारशिला रखी गई है गुजरात में। 3 राफेल लड़ाकू जहाज़ों का जो दूसरा बैच है भारतीय वायुसेना के जामनगर एयरबेस पर ये लैंड हुआ था। तो अभी ये प्रश्न पूछा भी गया था एग्जाम में। तो जो पहला बैच था वो आपके अंबाला में आया था और दूसरा बैच आपका आया है जामनगर एयरबेस पर। आगे अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में आपको एक स्थल मिलेगा जिसका नाम है कोताडा भाडी। तो यहाँ पर 2500 BC पहले के सिंधु सभ्यता में डेयरी उत्पादन और प्रसंस्करण के साक्ष्य भी खोजे गए हैं। आगे बात करें तो पीएम मोदी के द्वारा हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया और हजीरा से घोघा के बीच में रो पैक्स सेवा को लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से 13 नवंबर को पीएम के द्वारा गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। आगे अगर हम लोग बात करें तो गांधीनगर में विश्व का जो सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय है उसकी स्थापना की जा रही है। अब यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है और वह क्या है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनेगा यानी कि जो टॉय म्यूजियम है वह तो आपका बन रहा है गुजरात के गांधीनगर में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है यानी कि खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है तो ये आपके कर्नाटक के कोप्पल में बनेगा। कहाँ पर? कर्नाटक के कोप्पल में। तो खिलौना संग्रहालय और खिलौना विनिर्माण क्लस्टर दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग यानी कि KVIC के द्वारा जो पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र है उसकी स्थापना की गई गुजरात राज्य में। आगे बात करते हैं तो अहमदाबाद में जो 31वां पतंग महोत्सव है उसका आयोजन किया गया।
पोरबंदर जिला, तो पोरबंदर जिले में माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। आश्वस्त नाम से साइबर अपराध को रोकने के लिए एक पोर्टल खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। इसके अलावा जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गांधीनगर में विश्वास और नेत्रंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक जो आया 2020 का, इसमें पहले स्थान पर रहा गुजरात। जो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन है यानी कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव है, इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। CMS यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के जो COP13 का आयोजन किया गया 2020 में, वह भी आपके गुजरात में गांधीनगर में हुआ था। अहमदाबाद में जो स्थित सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसका उद्घाटन भी गुजरात राज्य में किया गया। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर रहा है गुजरात राज्य। पेल्बी नाम की जो कंपनी है, उसके द्वारा दुनिया का जो सबसे पहला उड़ने वाली कार है, उसका निर्माण गुजरात राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। आगे अगर हम लोग बात करें तो टेसर गन का प्रयोग करने वाली गुजरात की जो पुलिस है, वह हमारे देश की पहली राज्य पुलिस बन गई है। सूरत शहर में जो इंटरसेप्टर बोट है, जिसका नाम है ICGS C454, इसका जलावतरण किया गया। हजीरा में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनके द्वारा K9 वज्र तोप का अनावरण किया गया। गुजरात का जो राजकोट है, वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो 7 नए सर्किल घोषित किए गए हैं, उनमें से एक बनेगा गुजरात के राजकोट में। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की श्रेणी में पहला स्थान मिला है गुजरात राज्य को। ग्रामीण इलाकों के लिए गुजरात की सरकार के द्वारा डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। भारत का जो पहला ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क है, इसका निर्माण गुजरात के 2 स्थानों पर किया जाएगा। एक तो है पतन और दूसरा है बनसकंथा। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर के द्वारा दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर है, उसको स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। भारत के जो सबसे बड़े बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, नेटवर्क है, इसको सूरत जिले में लॉन्च किया गया है। और PM मोदी के द्वारा गुजरात में किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया। कहां पर? गुजरात में किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जल क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ में समझौता किया है गुजरात राज्य ने। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो नई धरोहर पर्यटन नीति भी घोषित की गई है गुजरात के द्वारा। INS विराट का विघटन यहां पर किया गया, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रिपोर्ट में स्टार्टअप को रैंकिंग जो दी गई, उसमें पहले स्थान पर रहा है गुजरात। इसी प्रकार से CM महिला उत्कर्ष योजना यहां पर लॉन्च किया गया। गुजरात में सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत की गई। आशीष भाटिया यहाँ के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा के स्थान पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई। निर्यात तैयारी सूचकांक जो जारी किया गया, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो जारी हुआ, उसमें पहले स्थान पर रहा गुजरात। और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है, इसको भी स्थापित किया गया है पोरबंदर में। तो ये हमने गुजरात से जुड़े हुए जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स थे, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से आपने गुजरात राज्य के सारे पॉइंट को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो सॉवरेन बॉन्ड है, उनको जारी करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये देश है आपका मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको दुनिया का पहला देश बना है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, हु इज इंडियन शॉर्ट फिल्म गॉड ऑफिशियल एंट्री इन 93rd अकादमी अवार्ड्स इन लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। दैट मीन्स लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जो इस वर्ष 93वां अकादमी पुरस्कार होगा, उसमें किस भारतीय लघु फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।